नमस्कार। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार जो हुआ है वो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। आज हम इसी सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक भयानक व्यक्तिगत त्रासदी एक इतने बड़े राजनीतिक जनादेश में बदल गई। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल के साथ सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर न्याय की एक मांग ने पूरे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदल कर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ हार जीत की एक आम कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जहां आम जनता का दुख, उनका गुस्सा और जवाबदेही की सीधी मांग दशकों पुरानी स्थापित राजनीतिक रणनीतियों से सीधे टकरा गई। चलिए देखते हैं कि कैसे ये भावनाएं वोटों की आंधी में तब्दील हो गईं। भाग 1, आर्जीकर त्रासदी, बदलाव का उत्प्रेरक। और ये टाइमलाइन हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ा। जरा ध्यान दीजिए, 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो दिल दहला देने वाली घटना होती है और उसके बाद भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। फिर आता है 2025, जब एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है। पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ राजनीति में कदम रखती हैं और देखते ही देखते 2026 में रत्ना देवनाथ पानीहाटी सीट से एक जबरदस्त चुनावी जीत हासिल कर लेती हैं। मतलब एक बेहद दर्दनाक व्यक्तिगत नुकसान से शुरू होकर एक इतने बड़े राजनीतिक मुकाम तक का यह सफर सच में हैरान करने वाला है। इस पूरे बदलाव की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक बेटी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तो जैसे पूरा राज्य ही उबल पड़ा। डॉक्टरों से लेकर आम जनता तक सबने सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगाई। परिवार शुरुआती जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। और तो और पब्लिक डोमेन में ये गंभीर आरोप भी लगने लगे कि सत्तारूढ़ टीएमसी कथित तौर पर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां न्याय की मांग हर इंसान की अपनी मांग बन गई। भाग 2, न्याय की तलाश, एक मां का संघर्ष। सोर्स के मुताबिक रत्ना देवनाथ जी का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसका पहला कदम था 2025 में राजनीति में एंट्री लेकर अपने गहरे दुख को एक मजबूत एक्शन में बदलना। इसके बाद पानीहाटी निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, नामांकन के दौरान कथित तौर पर डराने धमकाने और भारी विरोध का सामना करना। लेकिन इसके बावजूद वो डटी रहीं। एक शोक संतप्त मां से एक अडिग राजनीतिक उम्मीदवार बनने तक का यह सफर सच में गजब के साहस को दिखाता है। भाग 3, 2026 का राजनीतिक कुरुक्षेत्र। अब इस दिलचस्प तुलना पर गौर करते हैं। 2026 के चुनाव में महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन दोनों मुख्य पार्टियों की रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ टीएमसी थी, जिसमें महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य और काकोली घोष दस्तीदार जैसी जानी मानी और अनुभवी महिला नेताओं पर दांव खिला। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति एकदम अलग थी। उन्होंने सामाजिक अन्याय का शिकार हुई महिलाओं को मैदान में उतारा, जैसे रत्ना देवनाथ, रेखा पात्रा और कलिता माझी। ये चुनाव सिर्फ दो पार्टियों का नहीं, बल्कि इन दो बिल्कुल विपरीत रणनीतियों का सीधा मुकाबला बन चुका था। भाग 4, राजनीतिक संशयवाद को सीधी चुनौती। हम अक्सर देखते हैं कि स्थापित राजनीतिक पार्टियां इस तरह के गैर पारंपरिक उम्मीदवारों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। वोटों की गिनती से ठीक पहले का ये बयान देखिए। टीएमसी सांसद सौगात रॉय की तरफ से एक भविष्यवाणी आई थी, जिसका लबोलबाब ये था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की पीड़िता की मां को शायद ही कुछ वोट मिल पाएंगे। ये बयान उस वक्त के राजनीतिक माहौल को बखूबी दर्शाता है, जहां विरोधियों को लगा था कि यह सिर्फ एक भावनात्मक दाव है जो टिक नहीं पाएगा। लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बयां करने वाले थे। भाग 5, पानीहाटी की ऐतिहासिक जीत का अंतर। 28,000 से अधिक वोट ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। पानीहाटी सीट पर रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के उम्मीदवार को इसी विशाल अंतर से धूल चटाई है। जरा सोचिए, एक नई उम्मीदवार ने एक स्थापित पार्टी के प्रत्याशी को इतने भारी मार्जिन से हरा दिया। ये सीधा सीधा दिखाता है कि जनता का समर्थन कितनी मजबूती से उनके साथ खड़ा था। भाग 6, जवाबदेही का जनादेश। इस शानदार जीत के बाद रत्ना देवनाथ ने जो कहा वो उनके इरादों को और भी साफ कर देता है। उन्होंने अपनी जीत की स्पीच में कहा, मैं इस बड़ी जीत के लिए अपार खुशी और आभार व्यक्त करती हूं। मैं इसे मोदी जी, अपने समर्थकों और बंगाल की जनता को समर्पित करती हूं। मैं जनता की सेवा निरंतर जारी रखने का संकल्प लेती हूं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इस जीत को सिर्फ अपना संघर्ष नहीं माना, बल्कि इसे जनता के सामूहिक समर्थन का नतीजा बताया और आगे चलकर लोगों की सेवा करने का एक बड़ा कमिटमेंट भी किया। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहला, चुनाव में बीजेपी का महिला सुरक्षा का कार्ड 100% सफल रहा। दूसरा, मतदाताओं ने किसी भी तरह की डराने धमकाने वाली राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया। तीसरा, न्याय के लिए जो एक जमीनी मांग थी वो इतनी मजबूत निकली कि उसने बड़े बड़े स्थापित राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। और सबसे अहम बात, एक गहरा व्यक्तिगत दुख अब कानूनी और सामाजिक सुधार के लिए एक स्पष्ट जनादेश में बदल चुका है। भावनाओं ने सच में एक नया राजनीतिक रूप ले लिया है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जीत राजनीतिक दलों को अपने स्थापित तंत्र और इस तरह की सच्ची, जमीनी और भावनात्मक जवाबदेही के बीच के संतुलन पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देगी? आखिरकार चुनाव के नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो इस बात का सबूत होते हैं कि समाज बदलाव के लिए किस हद तक तैयार है।